नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आतंजीत सर हमारे साथ हैं। बहुत पिछले 2-3 बार से जो है जो साक्षात्कार होता था, जो बातचीत होती थी करंट मुद्दों पर, वो हो नहीं पा रही थी। इस समय देश में जब सियासी रूप से कई सारे मुद्दे चल रहे हैं और साथ में जो सबसे प्रबल एक मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा, जो अन्नदाताओं का मुद्दा लगातार चल रहा था, जिसको लेकर के आतंजीत सर बहुत सक्रिय रहते हैं, उस मुद्दे पर भी बात होगी क्योंकि सियासत के आज के दौर में और जो तमाम घटनाएँ हुई, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड की घटना रही हो या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की घटना रही हो, इस सारी घटनाओं के बीच में मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक, मेन स्ट्रीम मीडिया में हालाँकि पहले भी नहीं था ये मुद्दा, लेकिन इस बीच में अन्नदाताओं का ये जो मुद्दा है, वो थोड़ा-सा कहीं शिफ्ट होता हुआ सा दिख रहा है, थोड़ा-सा स्पेस उसके लिए जो है वो कम होता हुआ सा दिखा है। लेकिन अन्नदाताओं का जो आंदोलन है, किसानों का आंदोलन जो है वो चल रहा है और क्या कुछ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, बात उस पर भी होगी। साथ ही साथ चूँकि लोकसभा के चुनाव हैं, पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है, जो प्रक्रियाएँ हैं उसकी, तो बात चुनाव की भी होगी, देश की सियासत की भी होगी। आतमजीत सर बहुत स्वागत है। आतमजीत सर जो परिस्थितियाँ पहले थोड़ा सियासत की बात कर ली जाए, फिर हम लोग किसानों की तरफ चलेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे जो इस समय के हैं करंट में। बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस समय हो रहे हैं। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मसला चल रहा है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला चल रहा है, तीसरी तरफ अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो टिकटों की मारामारी है, उसमें भी दिखाई दे रहा है किस कदर भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1 दशक से जो अनुशासन था, वो टूटता हुआ दिख रहा है। तमाम नेता जो है वो अब विरोध में खड़े होने से लग गए हैं। तो सियासी रूप से अगर हम देखें तो क्या नई तस्वीर, किस तरीके की तस्वीर देश में बन रही है इस समय लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र? देखिए नमस्कार राम प्रकाश जी। जहाँ तक सियासत की बात है, सियासी हलकों में ये बात तो आ गई कि बीजेपी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के मूड में नहीं है। जब ईवीएम पर बात आई तो लोगों ने कहा पर्ची पे काउंटिंग करा दीजिए। तो इलेक्शन कमिश्नर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब आया कि जी पर्ची जो है 9 इंच बाय 9 इंच की है, वो थर्मल पेपर है, उसकी इंक स्टेबल नहीं है और ये काम नहीं हो सकता, वीवीपैट प्रिंटर नहीं है। तो तमाम तरह के एक्सक्यूजेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए। और अगर उसको आप टीएन सेशन के कार्यकाल से कंपेयर करें तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि टीएन सेशन तो किसी की पर्ची भी नहीं लेते थे, फोन भी नहीं अटेंड करते थे, उनको जो करना होता था फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए वो करते थे। तो इस तरीके से जब देश की एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एक हो जाए और देश की जुडिशरी पे सारा भार पड़ जाए और देश की ऑपोजिशन जो इंडिया अलायंस इस टाइम बीजेपी को टक्कर दे रही है देश में इलेक्शंस पे, वो इंडिया अलायंस की बात नहीं सुनी जाए और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो दाखिल की गई हैं उन पे सुनवाई अविलंब से हो, देर से हो और इलेक्शन तब तक फ्री एंड फेयर ना हो, तो फिर देश में लोकतंत्र बचेगा कैसे? तो इस बात पे लेके चल रहा है। अब इंडिया अलायंस के एक पार्टनर, आपने देखा अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। मैं कहता हूँ इम्प्रोप्राइटरी का मामला हो, 100 करोड़ का लिकर स्कैम हो, पर आचार संहिता का क्या मतलब है? आचार संहिता का मतलब ये है कि जब आपने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो उसके बाद तो आप ऑपोजिशन पार्टी का, वो एक स्टेट का सीएम है, 2 स्टेटों में उसकी पार्टी जो है वो गवर्न करती है और 26 स्टेटों में वो इंडिया अलायंस का पार्टनर है। तो क्या ये ईसीआईआर रिपोर्ट या ईडी अरेस्ट 4 जून तक वेट नहीं कर सकती थी? कोई ऐसा तो नहीं है ईडी को कि वो रिस्क फ्लाई पे है, कि फ्लाइट रिस्क पे है कि वो बाहर चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, या कोई ऐसा मामला है कि अगर आज नहीं पकड़े गए तो देश का बहुत नुकसान हो जाएगा, या विटनेसेस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। भाई जितने भी विटनेसेस हैं जो स्टेट द्वारा अप्रूव्ड हैं, वो तो उनके पास ऑलरेडी स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड हैं। अब एक ऑपोजिशन का पार्टी का एक लीडर है जो कि वो सर्वे सर्वा है। मैं नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से मैं एतमाद रखता हूं, पर मैं ये तो कह सकता हूं कि जब वो इंडिया अलायंस का पार्टनर है तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। अब विषय ये आ जाता है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के पोजीशन में नहीं है तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं बनता कि अगले 3 महीने तक वो एक सरकार बना के रखे, क्योंकि इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है वो अपनी सरकार को बचाने के लिए सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है। तो क्यों ना इंडिया अलायंस पार्टनर्स सुप्रीम कोर्ट में होली के बाद जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट खुले एक पिटीशन दाखिल करें कि भाई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बिठाई जाए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंट्रोल करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दिए जाए देश में, और जो रिजल्ट आए उसके हिसाब से फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसके एमपी रिक्वायर्ड आते हैं वो सरकार बना दे।
क्योंकि इस गवर्नमेंट पे, मोदी सरकार पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आया है, जिसमें जिन लोगों को सजा देने की बात की गई थी, उन्हीं कंपनियों से पैसा लेके उनको खुली छूट दे दी गई, और जो लोग पार्टी में शामिल हो गए वो वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो इतनी इम्प्रोप्राइटरी का जब मामला आ गया और एक्सटॉर्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा पूरा डायरेक्ट मोटिव और इंटेंट इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के जरिए मिल रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि अब कुछ बचता है इसमें। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जो कि लोकल स्टैंड है, तो इंडिया ऑपोजिशन, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का बनता है, तो पटिशन जाहिर सी बात है वही दाखिल करें, ट्यूसडे को दाखिल करें, सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की सुनवाई करें। तो ये सारा जो सीईसी का मामला है, इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट का मामला है, पर्ची से काउंटिंग का मामला है, वीवीपैट की काउंटिंग का मामला है, ये सब सुलझ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बैठा दी जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दिए जाए, तो मुझे लगता है पब्लिक भी खुश हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एकदम सरकार का जो वो है दबाव, वो दबाव भी खत्म हो जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है। जी जी। एक ये दिल्ली की पॉलिटिक्स से थोड़ा हम लोग जरा उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इंडिया अलायंस को लेकर के एक बीच में थोड़ी मजबूती देखी जा रही थी, पर इस समय अब फिर से जो है अलगाव शुरू हो गया है। पल्लवी पटेल एक अहम कड़ी मानी जा रही थी, पीडीए के लिहाज से जब बात हो रही थी, अखिलेश यादव बार-बार पीडीए की बात कर रहे थे। लेकिन अब पल्लवी पटेल अलग हो गई हैं, वो उम्मीदवार उतार रही हैं, कुछ उस बेल्ट में जो अहम थे पीडीए के लिहाज से। तो क्या माना जाए कि जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो एक तरीके से उसके लिए वॉकओवर देने का काम इंडिया गठबंधन की तरफ से होता चला जा रहा है। भाई कांग्रेस कैंडिडेट नहीं डिसाइड कर पा रही है, उसे कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या मतलब वॉकओवर दे रही है एक तरीके से? नहीं, वॉकओवर नहीं दे रही है। आप इसको बात को ध्यान से समझिए। इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना दो अलग अलग चीजें हैं। इलेक्शन लड़ने में बहुत सारे साधन खर्च होते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत सारी आपको प्रोविजंस करनी पड़ती हैं, बहुत समय देना पड़ता है, बहुत लोगों को लाइन अप करना पड़ता है। तो इलेक्शन लड़ने के लिए तो पॉलिटिशियंस तैयार हैं, पर अगर वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है जो नेता हैं वो कहते हैं जब ये हमें वोट ही नहीं पड़ने हैं और सारा वोट बीजेपी की तरफ जाना है ईवीएम और कंट्रोल यूनिट्स के थ्रू, तो फिर इलेक्शन लड़ने का फायदा क्या है? तो जितने भी प्रमुख नेता हैं इंडिया अलायंस के या कांग्रेस पार्टी के, या आपने पी पटेल जी का नाम लिया, ये सब इसी संचय में है कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ही नहीं तो इलेक्शन लड़के भाई पैसा क्यों बर्बाद करना, लुटियां क्यों डुबोनी अपनी। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने कहा था डिमोनेटाइजेशन के बाद, उत्तर प्रदेश का 2017 का इलेक्शन था, तो उन्होंने कहा था डिमोनेटाइजेशन करके, नोटबंदी करके तो लुटियां डुबो दी। अब सारा पैसा जो है वो एक पार्टी के पास है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टी के आपने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए और अपना पैसा आपने वाइट कर लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। और कैश कितना, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर 7,000 6,500 करोड़ रुपए आया है, तो आप तो इसको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग मानेंगे ना, कि उसके अलावा भी तो कैश आया होगा। वो खाली 6,500 करोड़ से थोड़ा ना पार्टी चल रही है। अगर आप जितनी प्रॉपर्टियां बीजेपी की पार्टी के संगठन ने बनाई हैं पिछले 10 सालों में, अगर उसका ही ऑडिट कर लें, तो उससे ज्यादा की तो प्रॉपर्टीज बना ली है बीजेपी ने नोटबंदी के बाद से। तो बात यह आ जाती है कि जितना भी आप अलायंसेस की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, ये अलायंसेस तभी कारगर साबित होंगे, तभी काम करेंगे जब जनमत को और लोकमत को सही से काउंट किया जाएगा। अब आप सर बताइए। लेकिन जी जी सर लेकिन जब अगर परिस्थिति कुछ भी हो, अगर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतरेंगे, तो फिर तो एक तरीके से ये मान लिया जाए ना कि भाजपा जो दावे कर रही है, तो वो 400 सीटें भी ला रही है और यूपी की 80 सीटें भी। ठीक है, 80 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन 80 सीटें ना सही, लेकिन मैक्सिमम सीटें फिर वो जीत रही है और सत्ता में आ रही है, अगर माहौल है। क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े-बड़े नेता जो है, वो चुनाव मैदान से आज अपने को अलग कर लेना चाहते हैं। और क्या ये नहीं लगता है कि कांग्रेस के ये जो नेता हैं, जो इतने लंबे समय से कांग्रेस की सियासत कर रहे हैं और कांग्रेस के मार्फत उनको वही वो मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं। आज जब लोकतंत्र को बचाने की बात कांग्रेस कर रही है, तो ऐसे में ये खुद को पीछे हटा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस के लिहाज से कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये लड़ाई वो सड़क पे लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। देश का किसान, आपने अन्नदाताओं की बात की, देश का किसान आज भी लड़ाई सड़क पे लड़ रहा है। आज 23 मार्च को हमने शहीद भगत सिंह का और अपना शहीद भगत सिंह और अपना राजगुरु और सुखदेव जी का जो आज शहीदी दिवस है वो मनाया।
हमने ज्ञापन भी दिए, 2 मेमोरेंडम बनाए। एक तो जो लंबित मांगों का जो किसानों की नहीं करी सरकार ने, अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, वो मांगे कैसे मानेगी। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि ईवीएम की जगह आप पर्चियों से काउंटिंग करिए। ईवीएम का बटन दबता है, वीवीपैट की पर्ची निकलती है, एक मतदाता उस पर्ची को अपने हाथ से देखे, चेक करे और उसको बैलेट को डाल दे बॉक्स में, उस बॉक्स की काउंटिंग हो जाए, ताकि कम से कम सेटिस्फेक्शन तो हो कि मेरा वोट सही पार्टी को गया जिनको मैंने वोट किया कि नहीं किया। आज हमने पूरे हिंदुस्तान में सारे डिस्ट्रिक्ट 500 डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन दिए, वहां के लोकल एसडीएम हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट हो या डीएम हो, आज सारा प्रोग्राम हमने सुबह से लगाया हुआ है। तो यही काम प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज को करना है। कांग्रेस के दिग्गज नेता क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर जाके और धरना नहीं करते? अरेस्ट होने से क्यों डरते हैं? भाई जवाहरलाल नेहरू भी तो 22 साल जेल में रहे, इंदिरा गांधी भी जेल गई। इमरजेंसी सिचुएशन है जो 77 में हुआ। 77 में किसी ने सोचा था इंदिरा गांधी वापस आ जाएंगी? 89 में आई ना। तो यही इमरजेंसी है, इसमें जेल भी जाना पड़े, डंडे भी खाने पड़े, लाठी भी खानी पड़े तो खानी चाहिए। कम से कम जनता को तो पता तो लगे आप उनके लिए लड़ रहे हैं। अगर आपकी लड़ाई दिखाई नहीं देगी और सिर्फ टीवी पे आप इंटरव्यू करते दिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों का विश्वास आप पे नहीं उठेगा। तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोकतंत्र में विश्वास बरकरार रखने के लिए इन दिग्गज नेताओं को सड़क पे उतरना पड़ेगा। खाली जी, की बात करने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। जी। हमने अभी अन्नदाताओं का ज़िक्र आया, मैंने पहले भी कहा था। किसान आंदोलन की जो स्थिति है, जैसा अभी आपने एक चीज़ कही भी कि भई माँगों की जो बात हो रही थी, तो अब तो एमसीसी हो चुका है, लग चुका है, लागू है, तो फिर ऐसे में अब किसान आंदोलन को लेकर के क्या अपडेट्स हैं? क्या तैयारियाँ हैं? चूँकि आप लगातार उसमें हैं, लगातार न रणनीतियाँ बनाने में भी आप उसमें एक साझीदार हैं। तो ऐसे में क्या होगा इस किसान आंदोलन का? क्या किसान आंदोलन अभी उस पे ब्रेक लगेगा, फिर चुनाव के बाद होगा या किसान आंदोलन अभी अनवरत जारी रहेगा इलेक्शंस के उसमें? देखिए, किसानों का पॉइंट तो बड़ा क्लियर है। किसान और मजदूर और कमेरे इस देश के इकट्ठे हैं। साझा किसान मजदूर मोर्चा हमने बनाया है और उस मोर्चे की गर्ज यही है कि देश के किसान, एमएसपी उनको मिलनी चाहिए। उनको जो उनकी लामबद मांगे हैं, जो सरकार ने पूरी नहीं की, चाहे वो बिजली की सब्सिडी का मामला हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 की तर्ज पे एक्वायर जमीन अधिग्रहण कानून हो, चाहे वो कर्जा मुक्ति का मामला हो, चाहे मजदूरों को 200 दिन मिनिमम काम मिलने का मामला हो, और चाहे वो कमेरे वर्ग का मामला हो और वंचित शोषित समाज के सोशल जस्टिस का मामला हो। आज हम सब साझा किसान मजदूर मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा और संविधान बचाओ मोर्चा, ये सब इकट्ठे हैं और हम तीनों ने मिलकर ये प्रोग्राम आज लगाया है। और एक बड़ी मीटिंग पहले हफ्ते अप्रैल में हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं, जिसमें देश के 400 संगठन हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे 400 होंगे, आगे उनके यूनियंस कहीं ज्यादा भी हो सकती हैं। विषय एक ही है, देश के लोकतंत्र को बचना चाहिए। जो देश के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और ये कॉर्पोरेटाइजेशन और क्रोनी कैपिटलिज्म, जिससे सरकार सबसे बड़ा नुकसान देश के करदाताओं का कर रही है, पब्लिक मनी का कर रही है, पब्लिक एक्सचेकर का कर रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी का कर रही है, यह खत्म होना चाहिए। और ये तभी खत्म होगा जब देश के स्टेक होल्डर्स इस देश पे राज करेंगे और अपनी रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर करेंगे। मान लीजिए 60% लोग अगर ओबीसी और दलित समाज के आते हैं या वंचित समाज के आते हैं, तो वो 60% लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन उस सरकार में होना चाहिए। अगर किसानों के 60 करोड़ परिवार हैं तो 20% रिजर्वेशन किसानों का भी इस पार्लियामेंट में, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा में, होना चाहिए। हमें इस तरीके के किसान और वो नहीं चाहिए जो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अपने आप को किसान बनाते हैं। हमें वो लोग चाहिए जो अपनी धरती को जोतते हैं, जो देश में अन्न देते हैं और देश के अन्नदाता हैं। जब तक सही वाले लोग इस देश पे नहीं आएंगे, इस देश की राजनीति तय नहीं करेंगे, ये सब तो चलता रहेगा। आपने देखा जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2004 से 2014, तो इम्प्रोप्राइटरी के मामले उन पे भी लगे थे। कोल स्कैम हुआ था, 2G हुआ था, 3G हुआ था। उसमें कितना फाउंड और अनफाउंड था वो तो बात की बात है, सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस खत्म हो गए। अब ये 2014 से 2024 में क्रोनी कैपिटलिज्म पे बात हो रही है, डिमोनेटाइजेशन पे बात हो रही है, अदानी पे बात हो रही है और इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा चंदा देने पे बात हो रही है। तो क्या 2024 के बाद कोई दूसरी सरकार अगर आती है तो क्या ये इम्प्रोप्राइटरी के मामले फिर से खत्म हो जाएंगे? तो ये तो कैच 22 सिचुएशन है। जो सरकार आएगी वो दूसरी सरकारों के मामले खत्म कर देगी और उनसे पैसा ले लेगी, और उसके बाद से कोई सरकार आएगी तो ये कॉर्पोरेट्स को पैसे देके जो सरकारें बना रहे हैं, जब तक ये सर्कल नहीं टूटेगा तब तक इस देश की उन्नति नहीं हो सकती। क्योंकि पैसे से तो पैसा ही कमाया जा सकता है, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता।
तो हमको तो लोकतंत्र चाहिए, हमें ना सत्ता चाहिए, ना पैसा कमाने वाले लोग चाहिए जो सत्ता में जाएं और फिर पैसा कमा के वो वापस सत्ता में आए। हमें तो वो लोग चाहिए उस देश की जड़ को समझ सकें, इस देश की नींव को समझ सकें, और जो आपसी सौभाग्य बनाकर जो आपस में एक लोकतंत्र की परिभाषा, धर्मनिरपेक्षता की भाषा से जिस तरीके से पिछले 75 साल से देश चला आ रहा है, उसी का आगे रोड मैप तय करें। क्योंकि नस्ल और फसल नहीं रहेगी तो फिर ये देश नहीं बचेगा। आप जब तक जमीन से नहीं जुड़ेंगे तब तक इस देश को आप समझ नहीं पाएंगे। और खाली गठजोड़ करने से कुछ आदमी इधर, अब आप देखिए आज जो मौजूदा सरकार है बीजेपी के, उसमें करप्शन में लिप्त जितने भी ऑपोजिशन मेंबर हैं सब उनको ज्वाइन कर चुके हैं। इतना वो टाइटैनिक का लोड लेके ऑलरेडी बीजेपी सरकार बैठी है कि अगर वो इनकम्बेंट हो जाए और चली भी जाए तो क्या गारंटी है जब नई सरकार आएगी तो ये लोग वापस उसमें नहीं आ जाएंगे। वो कहते हैं ना, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो ये चूहे वहां हैं, फिर ये चूहे बाद में यहाँ आ जाएंगे। तो ये तंत्र तोड़ना पड़ेगा ना, जो जिस तरीके का तंत्र चल रहा है, इलेक्शन मैकेनिज्म चल रहा है हमारे देश में। जी अतुल सर, एक जरा कम शब्दों में मैं इसको भी समझ लूँ। अब चुनाव आ गए हैं, शुरुआत हो गई है। हर चुनाव में हम ये देखते हैं कि किसानों को लेकर के लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं, लंबा चौड़ा भाषण दिया जाता है और हर नेता करता है। किसी भी सियासी दल का आप देख लीजिए, किसानों की भलाई के लिए, किसानों की उन्नति के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए लंबे चौड़े वादे होते हैं। लेकिन साल दर साल जो आत्महत्या के आंकड़े हैं किसानों के, वो बढ़े हैं, घटे नहीं है कहीं भी। अब आज भी ये दावे आज सत्ता में भी हो रहे हैं, पूर्व में भी होते रहे। क्या ऐसी कोई तैयारी किसान संगठनों की है कि वो जो किसान हैं दूर दराज के गाँव के, उनको तमाम तरीके के जो प्रलोभन दे करके वोट लिए जाते हैं, हमेशा से जो होता रहा है, उनको समझाने की बात हो, उनको समझाया जा सके कि देखो स्थितियाँ ये हैं, तुम्हें बताया ये जाएगा, लेकिन तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम इस स्थिति से कैसे निपटोगे और तुम्हें क्या आगे अपनी भलाई के लिए तुम्हें और क्या-क्या सोचना और पूछना समझना होगा। अपने जो लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर के वादे करते हैं, उनसे क्या कुछ सवाल तुम पूछ करके और जीवन को लेकर के क्लैरिटी पा सकते हो तुम? देखिए, जहां तक किसानों की बात है, आप एक बात समझ लीजिए कि किसान अगर आत्महत्या करता है तो आत्महत्या तब करता है जब वो हर चीज से फेल हो जाता है, जब उसको कोई सूरत नजर नहीं आती। जमीन भी उसकी गिरवी होती है, उसके उपकरण भी गिरवी होते हैं, और उस पर कर्जा इस तरह चढ़ जाता है कि उसको पता है कि अगली 4 फसलों में भी वो कर्जा नहीं निकल पाएगा, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने बेटे को एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा। हताश होकर आत्महत्या करता है। पर जब इस देश के कॉर्पोरेट्स का 16.5 लाख करोड़ रुपए माफ होता है तो वो लंदन, इंग्लैंड, अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाते हैं, खुद इंग्लैंड में जाते हैं, खुद यूरोप घूमते हैं, अमेरिका घूमते हैं। उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, उनकी गाड़ियां वैसी चमकीली होती हैं, उनके घर और बड़े हो जाते हैं। तो बात ये आ जाती है कि फिर उन कॉर्पोरेट्स का पैसा क्यों माफ होता है और उस किसान का माफ क्यों नहीं होता जो हताश खड़ा है, जो हाशिए पे है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और वो कॉर्पोरेट जिसके उसकी प्रॉपर्टी नीलाम क्यों नहीं होती, उसकी गाड़ी नीलाम क्यों नहीं होती, वो क्यों एंजॉय करता है, वो दिवालिया घोषित होने के बाद भी उसको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। अनिल अंबानी को देख लीजिए और लोगों को देख लीजिए, इन सबको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे, दिवालिया होने के बाद भी रफेल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। तो ये सब क्या है? ये सब बड़ा क्लियर है कि इस देश में कॉरपोरेट के पैसे से ही पार्लियामेंट को मैनेज किया जा रहा है। और अगर ये कॉरपोरेट का पैसा इस लोकतंत्र में, इस पार्लियामेंट से हट जाएगा और इस पैसे का असर खत्म हो जाएगा, तो वो लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, वो संसद मजबूत हो जाएगी, वो लेजिस्लेटिव जो है वो लॉज ठीक बनाएंगे और एग्जीक्यूटिव जो है उस पर डिस्कशन करके उसको पास करेगी। पार्लियामेंट की जो मर्यादा है, पार्लियामेंट का जो काम करने का तरीका है, वो वही है। आज की डेट में वो साबोटाज हो चुका है। और इसीलिए देश का किसान कह रहा है कि हम तो इस हालत में आ गए हैं कि मरने और मारने की। देश का मतदाता भी इस हाशिए पे आ जाएगा, आज नहीं तो कल। तो जो हाल आज किसान का हो रहा है वो कल हमारा आपका भी हो सकता है। आज हमारे पास नौकरी है, कल वो भी नहीं बचेगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? भूखों मरेंगे, ना रोटी खाने को होगी। तो हम क्या मॉल में क्या 200 रुपए किलो आटा खरीदेंगे जब हमारे पास नौकरी नहीं होगी, जब हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, हमारे पास रोजगार नहीं होगी? तो कम शब्दों में तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश का किसान देश की हकीकत बता रहा है और देश के मतदाता को उस हकीकत को समझकर देश के लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर उसका विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी राम जी, प्रकाश। निश्चित तौर पे देश के जो किसान वर्ग से इतर जो लोग हैं, जो किसानों को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि कौन किसान जो है गाड़ी में घूमता है, कौन किसान जीन्स पहनता है, इस तरीके के सवालों से ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि अगर किसान
गाड़ी से चलता है, जीन्स पहनता है, तो वो भी इसी भारत का नागरिक है और कहीं भी ये नहीं डिसाइड है कि जो किसानी करेगा वो जीन्स नहीं पहन सकता है। कहीं भी ये डिसाइड नहीं है कि किसान जो है वो जो है उसका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। कहीं ये डिसाइड नहीं है कि किसान जो है वो जीप से नहीं चल सकता है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जिस वक़्त लोगों के पास कुछ नहीं था, उस वक़्त भी किसान के पास बैल होते थे और वो टायर से चलता था। टायर इन द सेंस जो बुग्गी होती है, उस बुग्गी से चलने का काम करता था, तो तब भी वो साधन संपन्न था, वनिस्पत आम समाज के। तो इसलिए इस सवाल को उठाना बिल्कुल कहीं से वो नहीं है और अगर किसान कहीं इन चीज़ों को समझ करके और किसान भी उसी रवैये पर आ गया, तो फिर शायद स्थिति वो आ जाएगी कि आप जो ₹200 में आटा खरीदने की बात कर रहे हैं, आटा जब रहेगा तब तो बिकेगा, चाहे वो 200 का मिले, ₹20 का मिले, ₹2000 किलो भी जब रहेगा तभी बिकेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आतमजीत सर इस महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और निश्चित तौर पे ये जो संदेश है, वो लोगों को समझना चाहिए, नहीं समझे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जी, नमस्कार।